नहीं खड़ा किया। यानी एक ईमानदारी की उनकी तस्वीर मेरा ख्याल है बहुत कम आदमियों में देखी जा सकती है जितनी कि उनमें थी। और उसी का कारण था कि वो अपने जीवन में हमेशा एक संघर्ष में ही जीवन रहा उनका। कभी भी उस जीवन में मैंने तो कभी उनको जिस तरीके से बहुत लापरवाह या खुश आदमी होता है वो मैंने नहीं देखा। अभी मैं सविता बहन से बात कर रहा था कि मैं इनका उस रोज आपके यहाँ मीटिंग हुई थी, तो मैंने कहा मैं बात कर रहा था उनसे, कह रहा था भी बड़े कमजोर है, क्या बात है? तो कहने लगे यार कुछ नहीं, अब तो मिलते भी नहीं हो इस तरीके से, क्योंकि खास तौर से मैं करोल बाग में रहता हूँ, वो यहाँ रहते थे, कभी कभार मिलते थे तो बड़े प्यार से, तो बड़ा याद सा रहता है कुछ। और यही चीज़ें ज़िंदगी में याद रह जाती हैं कि उन्होंने जो कुछ काम किया। मैं समझता हूँ कि अगर सच्ची अगर श्रद्धांजलि अगर हम उनको अर्पित कर सकते हैं तो उनके जीवन से, मैं तो ये कहूँगा कि मैंने भी कुछ उनके जीवन से सीखा, क्योंकि मेरे से उम्र में बड़े थे, कई चीज़ें मेरे से भी ज़्यादा उनमें थी जिन्हें कि मैं भी अपने आप को थोड़ा सा उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाला कह सकता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ऐसे आदमी समाज में, मुल्क में या उस शहर के अंदर कम होते हैं जिस तरीके से रामचरण अग्रवाल में एक तड़पन थी, हर एक बात थी। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए आज के दिन मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके परिवार के साथ इस दुख के अंदर मैं भी शामिल हूँ। और मैं तो ये कहूँगा कि एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा बड़ा भाई आज इस दुनिया में हमारे से बिछड़ गया है। भगवान से फिर प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति। कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा आदरणीय बहन सविता जी श्री रामचंद्र जी अग्रवाल को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। अध्यक्ष जी और साथियों, असल में मन भरा है। रामचरण जी हमारे एक ऐसे साथी थे जिनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता और जिनको किसी समय भी उनके तरीकों को, उनकी ज़िंदगी में चलने के जो काम करने के ढंग थे, उनके जो गुण थे, उनको दूर और अलग नहीं किया जा सकता। बरसों से इकट्ठे हम लोग चले आ रहे थे। हमारा अपना ये एक कांग्रेस का जो इदारा है, एक परिवार होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जन्म से जो रिश्ते हैं वो दूर और पीछे पड़ जाते हैं, ये रिश्ते और ज़्यादा नज़दीक और मजबूत हैं और हो जाते हैं। इसी तरह से रामचरण जी का एकदम अचानक चले जाना, अभी भी विश्वास नहीं होता कि वो हमारे बीच में नहीं है। वो इतने कर्मठ, निष्ठावान, बड़े पूरी तरह से संपूर्ण समर्पित जैसे कहा जाए, इस तरह के कार्यकर्ता और नेता थे। वैसे तो कांग्रेस में बहुत साल तक इकट्ठे काम किया है, लेकिन जैसे अभी मेरे भाई सोनलाल जी ने कहा, 12 साल तक कारपोरेशन में मुझे भी उनके साथ इकट्ठा रहने का मौका मिला। हमने बहुत नज़दीक रह करके, सारा दिन इकट्ठे रह करके और एक जैसी समस्याओं को हल करने की बातें करके इकट्ठे काम किया है। मुझे मालूम है कि रामचरण जी हर समय उठते बैठते, सोते जागते, कोई भी किसी तरह से भी उनकी जो विचारधारा थी लोगों के लिए रहती थी, लोगों को आराम पहुंचाने के लिए, उनके कामों के लिए, विशेष करके गरीब लोगों के कामों के लिए वो सोचते थे और जो सोचते थे उसके लिए लड़ करके उसको पूरा करवाते थे। कभी उन्होंने उसके आगे झुकना नहीं सीखा। मुझे मालूम है लाला श्यामनाथ जी जब लीडर होते थे और लाला श्यामनाथ जी रामचरण जी को बहुत अपनापन मानते थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत नज़दीक समझते थे। इस नाते भी और कुछ रामचरण जी के दिल में जो बात आती थी लोगों के काम करने के लिए, उसको वो दबा नहीं पाते थे। उस नाते से अक्सर कई बातों पे गर्मा गर्मी हो जाती थी।
लेकिन कुल मिला के जब उस बात को हम बाद में बैठ के असेस करते थे तो लगता था कि रामचरण जी ने अपने लिए क्या बोला इसमें। कोई एक शब्द भी, एक बात भी, ज़रा सा गुस्सा भी उन्होंने अपने लिए तो नहीं किया, लोगों के कामों के लिए किया। हमेशा उनकी जान ऐसे लगी रहती थी पूरी तरह से, जैसा मैंने पहले कहा कि जो काम के लिए अपने आप को अर्पण किया हुआ होता है, इस तरह से वो लोगों के काम में लगे रहते थे और काम करने में सख्त थे, मजबूत थे, लेकिन दिल से बहुत नम्र और प्यार से भरे हुए भी थे। मुझे याद है अक्सर कई बार ऐसा हुआ कि कभी भी ज़रा गुस्से से ऊंची नीची बात की हम लोगों ने आपस में, तो उसी वक्त उसके दूसरे क्षण ही बाद आकर के उन्होंने कहा नहीं बहन जी ये नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, आप नाराज़ हो, ये नहीं बर्दाश्त हो सकता। अभी हाल की बात है, पहली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग से निकले थे तो बाहर कुछ बात हो रही थी, मैंने ऐसे ही मजाक में कहा कि नहीं मैं नहीं बात करती, नाराज़ हूँ। तो आते ही उन्होंने उस मजाक को इतना बड़ा समझा कि आते ही कितनी बड़ी चिट्ठी लिख करके मेरे पास भेजी कि बहन जी सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि मेरी बड़ी बहन मेरे से नाराज़ हो। तो मैंने कहा नहीं मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसे बात नहीं, कुछ औरों से बात कर रही थी, आप बीच में आए तो मजाक की बात। इस तरह से एक बड़ा गहरा अपनापन भी उनका रहता था, गुस्सा भी रहता था, काम करने के लिए लगन भी बहुत थी, जिस काम के पीछे पड़ते थे उसको करवा के रहते थे। कार्यकर्ता की तरह से हमेशा डिप्टी मेयर रहे तब भी उन्होंने एक वर्कर के तरीके से दिन रात लग करके काम किया। सुबह सुबह उठ के लोगों की जगह को इंस्पेक्शन करने जाना है, देखना है क्या दिक्कतें हैं उनको दूर करना है। आज भी कई मामले वो मुझसे डिस्कस किया करते थे टेलीफोन के ऊपर। कोई इलाके के लोग मेरे पास पहुंच जाते थे तो उनके पास भी पहुंचे हुए होते थे, फिर हम टेलीफोन पे बात करके उसके लिए जो मदद करनी होती थी करते थे। बहुत एक दूर रहते हुए भी, मैं हुमायूं रोड पे हूँ, वो यहाँ चांदनी चौक में थे, कभी कभी मिलते थे कई महीनों बाद, बहुत दूर रिहाइश होते हुए भी इतने नज़दीक थे हम लोग, ख्यालात से, दिल से, स्नेह से, अपनेपन से, एक बहन भाई के नाते से, और सबसे बढ़ करके उनके जो गुण थे देश के प्रति अपने आप को समर्पण करने के और गरीब के प्रति अपने आप को समर्पण करने के, उस नाते से मेरे दिल में तो हमेशा उनके लिए इतनी बेहद कदर और इज्जत रही। अभी हाल की बात है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैठने के बाद कई बार उनसे मेरी बात हुई और कई चीज़ों से परेशान भी होते थे, फिर बात कर लेते थे, मन हल्का होता था तो फिर समझते थे कि हाँ हालात के मुताबिक ये ठीक है। हमारे बीच में ये जो अभाव हुआ है उनके चले जाने से वो कभी पूरा नहीं हो सकता, कहने की बात नहीं है। मैं सही दिल से कहती हूँ कि रामचरण जी का अभाव हमारे बीच में से, कांग्रेस के बीच में से, हमारे सारे परिवार के बीच में से, हम सब कार्यकर्ताओं के बीच में से, खास करके मैं अपने लिए कहती हूँ कि मेरे मन में तो ऐसा लगता है कि कभी हम उस अभाव को पूरा नहीं कर सकते। पूरा करने की तसल्ली एक ही मायने में अपने आप को दे सकते हैं, उनके अधूरे छोड़े हुए काम को हम पूरा करने की कोशिश करें। जिस तरह से वो गरीबों की सेवा करते थे, जिस तरह से काम करते करते गरीबों के कामों को सुलझाते सुलझाते, मेंबर न रहते हुए भी रोज कारपोरेशन में जाना, लोगों से बात करना, ऑफिसर्स को बुलाना, उनसे बात करना, उनसे उनको मसलों को हल करवाना, इन सब चीज़ों में वो जुड़े रहते थे। उनके उस अधूरे छोड़े हुए काम को हम पूरा करें, तभी सही मायनों में हम उनके प्रति श्रद्धांजलि दे सकते हैं, और तभी सही मायनों में मैं यूँ कहूँ को थोड़ी सी हम अपने मन में ये तसल्ली कर सकते हैं कि हम किसी तरह से उनकी बात को अपने सामने रखते हुए, उनकी मधुर स्मृति को अपने सामने रखते हुए, उनके अच्छे आदर्शों को अपने सामने रखते हुए हम उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं घंटों बोलूं तब भी उनके लिए जितना कहा जाए थोड़ा है। सभी मेरे बुजुर्ग साथी बैठे हैं जिन्होंने अभी श्रद्धांजलि अर्पण करनी है, कुछ ने की है, कुछ ने और करनी होगी, और मन तो सबका भरा है, क्योंकि रामचरण जी ऊपर से चाहे किसी से कड़वा बोल लेते थे लेकिन सबके दिल के अंदर वो बसे थे। मेरी माननीय बहन सुभद्रा जी बैठी हैं, इनका भी कभी कभी उनसे किसी बात पे ये होता था कि ये बात इस तरह से, ये इस तरह से, लेकिन मन में
जब वो बैठते थे और जब ये बहन जी बैठती थी तब भी ये इसी तरह से सोचते थे कि ये बात रामचरण जी की है। और अभी भी इन्होंने जब सब कार्यकर्ताओं के नाम रखे, जब अपने पार्लियामेंट की हैसियत से, कैंडिडेट की हैसियत से लिस्ट रखी, उसमें भी रामचरण जी को पूरी तरह से याद किया। तो एक व्यक्ति अपने आप अपने गुणों के कारण किस तरह से सबके हृदय में अपनी जगह बनाता है, वो गुण रामचरण जी में था। और उनके उस गुण को लेकर के हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको फैलाएं और उनके अधूरे छोड़े हुए काम को उनके गुणों के ऊपर चलते हुए पूरा करने की कोशिश करें। उनके प्रति वही सही श्रद्धांजलि होगी। हमेशा हर समय हम उनको याद करेंगे। जब भी कोई काम का समय आएगा, जब भी कोई संकट का समय आएगा, जब भी कांग्रेस को और देश को परीक्षा का समय आएगा, रामचरण जी सबसे आगे आगे रहते थे। उनको हम उनका अभाव महसूस करेंगे। और इन शब्दों के साथ हृदय से आप सबके साथ मिल करके उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ। और सदा हमेशा उसी आदर के साथ, उसी श्रद्धा और स्नेह के साथ मेरा मन उनको याद करता रहेगा, जिससे हम उनको अपने सामने देख करके याद करते थे। उनके संतप्त परिवार के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनको धैर्य दे, उनकी दिवंगत आत्मा को, रामचरण जी की को शांति प्रदान करे। वैसे तो ऐसी महान आत्माएं अपने आप शांति को प्राप्त होती हैं। मैं एक बार फिर हृदय से उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ और आशा करती हूँ कि सब उनके प्रति जो श्रद्धांजलि अर्पण करने वाले साथी यहाँ पे जमा हुए हैं, उनके अधूरे छोड़े हुए काम को, उनकी मान्यताओं को, उनके आदर्शों को सामने रखते हुए हमेशा उनको याद रखने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर अपनी श्रद्धांजलि अर्पण श्री बृजमोहन जी, जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे और जिनके अध्यक्ष काल में जिस समय कांग्रेस ने सभी क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी खड़े किए, केवल मालीवाड़ा क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र सौभाग्यशाली रहा कि जहां श्री रामचंद्र अग्रवाल के विरुद्ध कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी उनके गुणों को, उनके चरित्र को, उनके लोकप्रियता को देखकर खड़ा नहीं किया था। कांग्रेस का प्रत्याशी न होते हुए भी श्री रामचंद्र अग्रवाल को कांग्रेस ने उनको अपना ही एक साथी स्वीकार किया था। श्री बृजमोहन जी ने श्री रामचंद्र जी के लिए उस समय जितनी श्रद्धा और जितना स्नेह, जितना आदर क्षेत्रवासियों के उनके प्रति जो लोकप्रियता थी, जो उनके मन में जगह थी, उस बात को ध्यान रखते हुए श्री रामचंद्र जी के लिए ऐसी अपनी भावना व्यक्त की। वे आज श्री रामचंद्र जी को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। आदरणीय राधारमन जी, आदरणीय सोदरा जी, आदरणीय सविता जी, आदरणीय डॉक्टर युगवीर सिंह जी, हमारे सब आदरणीय नेतागण और मित्रों, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हालांकि बहुत कम होते हैं, जिनकी जिंदगी में ही उनके बारे में ये धारणा बन जाती है कि वो कभी मर नहीं सकते। ये धारणा गलत भी नहीं होती, क्योंकि मरने के बाद भी वो एक प्रकार से सबके साथ रहते हैं, दिलों में रहते हैं, याद रहते हैं। और कभी किसी का मन ये नहीं मानता कि अब वो हमारे बीच में नहीं। रामचरण जी भी उन्हीं कुछ व्यक्तियों में से एक थे, मृत्यु जिनको हमसे छीन नहीं सकते। दिखाई नहीं देंगे, उनसे बातें नहीं होंगी, ठीक है, लेकिन लगेगा हमेशा यही, और अब भी लग रहा है कि यही कहीं हैं, आ जाएंगे, उनसे बात हो जाएगी, टेलीफोन पे बात हो जाएगी, उनकी कोई चिट्ठी आ जाएगी, वो हमें छोड़कर नहीं जा सकते।
वो उन कार्यकर्ताओं और नेताओं में से थे जिनको गांधी जी ने और जवाहरलाल जी ने पैदा किया था। और इसी से ये अंदाजा लग सकता है कि जिन कार्यकर्ताओं को और नेताओं को गांधी जी ने पैदा किया, जवाहरलाल नेहरू ने पैदा किया, सरदार पटेल ने पैदा किया, हकीकत ये है कि वही लोग ऐसे हैं जो कभी मर नहीं सकते। बातों को दोहराने से तो आपका समय लेना होगा, शोक सभा है, ज़्यादा बातें करनी भी नहीं चाहिए, न मौका है। ये ठीक है कि उनमें बहुत गुस्सा था, कई बार उनकी बात बहुत बुरी लग जाती थी, बहुत जिद्दी भी थे, लेकिन ईश्वर ने उनको एक गुण ऐसा दिया था, और वो ये कि अगले ही दिन या उसी दिन रात को टेलीफोन करके अफसोस जाहिर कर देते। और ये इतना बड़ा गुण है मनुष्य में जो कभी भी शत्रु नहीं पैदा करता, और अपने पीछे बहुत मीठी यादें ऐसा आदमी छोड़ जाता है। मेरे फाइल में भी, मेरी पर्सनल फाइल में भी उनके न जाने कितने खत हैं, छोटे बड़े लंबे, क्या क्या उन्होंने लिखा है। मुझे याद नहीं आता कि कभी कोई बात हुई हो कॉरपोरेशन में या कॉरपोरेशन से बाहर, उन्हें ये महसूस हुआ हो कि बृजमोहन को कोई बात बुरी लग गई है और उनका खत ना आया हो या टेलीफोन ना आया हो, उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया हो। ये बहुत बड़ा गुण होता है जो उनके पास था, और जिसकी वजह से जिद्दी और गुस्सैल होते हुए भी वो लोकप्रिय बने रहे, वरना ऐसे व्यक्ति बहुत कम लोकप्रिय होते हैं। दिल्ली से, चांदनी चौक से उनका लगाव क्या कहें, उसके लिए शब्द नहीं। एक बात याद आ रही है, जवाहरलाल जी का देहावसान हुआ तो कॉरपोरेशन में हमने प्रस्ताव किया कि जवाहरलाल जी का एक स्टैच्यू, एक आदमकद उनकी मूर्ति रामलीला मैदान, जहां वो अक्सर आते थे भाषण देने, रामलीला मैदान के बाहर जो चौराहा है राउंड अबाउट, उसके अंदर लग जाए। प्रस्ताव हो गया, उस वक्त कुछ नहीं कहा। 15 दिन नहीं गुजरे होंगे, उन्होंने एक प्रस्ताव पेश कर दिया, और वो ये कि जवाहरलाल नेहरू की एक मूर्ति यहाँ घंटाघर पर लग जाए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उनको हाउस में से बाहर बुलाया, मैंने कहा कि जवाहरलाल जी की मूर्ति को आप क्यों विवादास्पद या कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं भाई साहब? आपको याद है 15 दिन पहले हमने प्रस्ताव किया कि वो वहाँ स्टैच्यू लग जाए रामलीला मैदान में, और अब आपने 15 दिन बाद ही ये कह रहे हैं कि यहाँ चांदनी चौक में लग जाए। तो क्या बोले, मैं क्या जवाब देता? बोले बृजमोहन भाई वो उस वक्त तो मैंने कर दिया, लेकिन जवाहरलाल जी का स्टैच्यू तो चांदनी चौक में ही लगना चाहिए। चांदनी चौक में नहीं लगा तो फिर क्या लगा? ऐसे कितने ही लगा लीजिए आप कहीं भी, लेकिन लगना चांदनी चौक में ही चाहिए। बड़ी साधारण सी बात थी। खैर, दूसरा प्रस्ताव भी हो गया, लेकिन उनको चांदनी चौक से जो लगाव था, पुरानी दिल्ली से जो मोहब्बत थी, वो बहुत कम लोगों में देखने में आती, बहुत कम लोगों में देखने में आती। इंदिरा जी की उन्होंने मीटिंग की तो चांदनी चौक में थी, हालांकि सबने मना किया, सिक्योरिटी वालों ने भी मना नहीं किया, लेकिन चांदनी चौक में मीटिंग थी। एक लगाव था। एक बार इंदिरा जी सन 66 में आ रही प्रधानमंत्री बनने के बाद, यहाँ कॉर्पोरेशन में उनको नागरिक सम्मान दिया गया, तो इस बात पर बजित थे नूरुद्दीन साहब और मैं, उनको बहुत समझा रहे थे, लेकिन बजित थे कि उनको बग्गी के अंदर बैठकर चांदनी चौक में जाना चाहिए, लाल किले से। अब वो सिक्योरिटी वाले नहीं मान रहे, कोई नहीं मान रहे, लेकिन गुस्से में थे, जिद में थे कि नहीं, चांदनी चौक के अंदर से उनको बग्गी में बैठ के, खुली बग्गी के अंदर बैठकर उनको आना चाहिए। कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता था उनको समझाना, लेकिन ये उनका एक पुरानी दिल्ली से मोह, एक जिसे मैं कहता हूँ एक भावनात्मक संबंध ऐसा था कि उसको हमारे नौजवान और हमारे लोग याद रखें और कोशिश करें उस परंपरा को आगे चलाने की, तो उससे
हमारा दिल्ली का भी, पुरानी दिल्ली का भी भला होगा। और ये वो परंपरा जो उनके दिमाग में थी चांदनी चौक के बारे में, दिल्ली के बारे में, वो कायम रहेगी। और सब बातें आपने सुनी हैं, किस तरह से वो गरीबों की बातें उठाते थे। ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक आदमी जो पक्की हवेली में रहता है, जिसका लंबा चौड़ा व्यापार है और दफ्तर है पक्के मकान में, वो उनका नेता है जो पटड़ी पर बैठकर खोमचे लगाते हैं, और वो खोमचे वाले, पटड़ी वाले उस पर श्रद्धा रखते हैं या उस पर विश्वास करते हैं। ये कोई साधारण बात या मामूली बात नहीं होती है। तो ऐसा किरदार था, ऐसा उनका काम करने का तरीका था, गरीबों के लिए हमदर्दी रखने का तरीका था। हिंदू मुस्लिम एकता, सांप्रदायवाद के खिलाफ लड़ना किसी भी शक्ल में, चाहे हिंदू सांप्रदायवाद हो चाहे मुस्लिम फिरका परस्ती हो, उसके खिलाफ एक लड़ना, ये उनके खून में था। जैसा मैंने आपसे कहा कि वो उस वक्त की पैदावार थे जिस वक्त के सिवाय कुर्बानी के, जेल के, आदर्श के और कोई काम इस देश के अंदर होता नहीं था। डॉक्टर उदयवीर सिंह, राधा रमन जी, नायर जी और आसफ अली साहब, अरुणा आसफ अली साहिबा, ये जो एक लाइन ऑफ लीडरशिप थी हमारी दिल्ली की, तो उसकी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप जिसमें हमारे दूसरे नेता ब्रह्म प्रकाश जी, सुभद्रा जी आते थे, तो रामचरण जी का उस सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप में बहुत ऊंचा स्थान था, बहुत बड़ा स्थान था, जिसका मूल्यांकन होना चाहिए, जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए, जिसके बारे में हमें लिखना चाहिए, जिसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, ताकि आने वाले जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के, देश के कार्यकर्ता हैं, वो जाने कि वो जो एक लीडरशिप थी वो एज ग्रुप था, जिसमें सौभाग्य से डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं, राधा रमन जी हैं। उसके बाद जिन लोगों ने, खासतौर पर आज़ादी के बाद जिन लोगों ने दिल्ली को संभाला, दिल्ली को नेतृत्व दिया, दिल्ली में कुछ असूलों को कायम रखा, कैसे लोग थे, किस तरह से काम करते थे और किस तरह से उन्होंने दिल्ली को पिछले 30 साल के अंदर चलाया। जैसा मैंने आपसे कहा, मुझे तो नायाब लग रहा है और ना आइंदा लगेगा कि रामचरण जी हमारे बीच में नहीं हैं या वो हमारे बीच से गायब हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका शरीर चला गया। बहुत साल से बीमार थे, बहुत रोगों का मुकाबला कर रहे थे, शरीर में उनके 1-2 रोग नहीं थे, बहुत रोग थे, लेकिन बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला कर रहे थे, एक एक करके, और काम में भी लगे रहते थे। तो वो जो उनका रोगी शरीर था वो हमारे बीच में से चला गया, लेकिन हमेशा वो हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे, सदा बाहर रहेंगे। और जो कुछ उन्होंने अच्छे काम दिल्ली के लिए किए हैं, वो दिल्ली के लोग हमेशा उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं भाई रामचरण जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके बच्चों को, उनकी धर्मपत्नी को, उनके परिवार को, उनके परिवार के लोगों को, जिनमें लाला जगन्नाथ भी एक हैं, उनके परिवार के लोगों को वो शक्ति दे तो इस दुख को बर्दाश्त कर सकें। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्री चंद्रभान जी खंडेलवाल श्री रामचरण जी को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करें। अध्यक्ष महोदय, बुजुर्गों और उपस्थित सज्जनों, रामचरण जी आज हमारे बीच में नहीं है। लगभग 1 महीना पहले मुझे उनके पास जाने का इत्तेफाक हुआ। बिस्तर पर लेटे हुए थे और जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, बिस्तर पर जो चादर बिछी हुई थी खादी की थी, तकिए पर जो गिलास चढ़े हुए थे वो खादी के थे। लगभग आधा घंटा उनके पास बैठा और आधे घंटे के दौरान जो भी चर्चा उन्होंने की वो इस बात की थी कि कांग्रेस किस प्रकार मजबूत हो। मेरा उनका बहुत पुराना संबंध रहा, स्कूल के ज़माने से हम साथ पढ़े थे। सन 40 में, 42 में, 44 में, 46 में रामचरण जी जैसे जब थे वही सन 70 में, 72 में, 74 में, 76 में रहे। उनके जीवन, जैसा मेरे जो पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, कि सिद्धांत के पक्के थे, असूल के पाबंद थे, टूट सकते थे, झुक नहीं सकते थे। चाहे कितनी बड़ी उनको कुर्बानी देनी पड़े,
लेकिन जो वो सही समझते थे, जिस असूल के ऊपर चलते थे, वो उसी पर पाबंद रहते थे। और एक और बड़ी बात, कोई भी गरीब आदमी, दुखी आदमी जो उनके पास आता था, उसके दुख में शरीक होकर उसको सही सलाह देते थे। और यही कारण था कि जिस रोज उनकी मृत्यु हुई, लगभग 1:30 या 2 बजे उनका शरीर 6 बजे उनके स्थान से ले जाया गया, तो जो व्यक्ति 10-12 वर्षों से किसी कुर्सी पर न हो, किसी जगह पर न हो, किसी पद पर न हो, उनके शव में हजारों दिल्ली के निवासी थे। और जिस वक्त उनकी मृत्यु का समाचार फैला, क्षेत्र के तमाम दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। कोई ताकत में होता है, लोग तब दुकानें बंद करते हैं। जो व्यक्ति ताकत में नहीं था, प्रेम के आधार पर लोगों ने अपने मन से दुकानें बंद कर दी। बहुत सख्त थे और बहुत मुलायम भी थे। सख्त, इतने सख्त थे कि जो बात वो कहते थे उस पर डटे रहते थे और किसी तरीके से नहीं झुकते थे। और मुलायम इतने थे कि अगर उनकी बात समझ में आ जाए, अगर कोई उनके दिल को जीत ले, तो वो पानी पानी हो जाते थे। मुझे एक वाकया याद आ रहा है। कॉरपोरेशन के वो मेंबर थे। हमारे कांग्रेस के अंदर गुटबंदी उन दिनों बहुत जोरों पर थी। उनके बयान, और कांग्रेस के एक और बड़े नेता थे, उनके बयान रोजाना अखबारों में आते थे। मैं उन दिनों जिला कांग्रेस कमेटी के पद पर था, प्रधान था। मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा, भाई साहब, अगर गुस्ताखी न समझे तो कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ। और जो दूसरे बड़े नेता जिनके बयान उनके खिलाफ आया करते थे, अगर आप बेइज्जती न समझे तो अगर आप घर पर तशरीफ लाएं तो साथ बैठकर कुछ बात करें। घर पर फौरन आए और उन दूसरे नेताओं को भी बुलाया, बैठकर बात की। और मैंने उनसे ये कहा कि आप दोनों नेता हैं, दोनों नेता अखबारों के मार्फत बात कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर उसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आप दोनों अपनी जगह सही होंगे, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो आपस में बट रहे हैं, इससे कांग्रेस का भला नहीं हो रहा। काफी देर बातचीत हुई। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी, अपना जो उनका मत था वो भी सामने रखा और जोरदार तरीके से रखा। लेकिन अंत में निश्चय उन्होंने ये कहा कि आज के बाद में कोई लफ्ज, और वो उसके ऊपर इतने पाबंद रहे कि कभी भी, जितने रोज भी फिर वो कॉर्पोरेशन के अंदर रहे, उन्होंने उस बात का पास रखा और कभी कोई शब्द अपने मुंह से ऐसा नहीं निकाला कि जिस बात की वहां पर उन्होंने बैठकर ये बात कही थी कि हम आपस में इस तरह का प्रकार का निर्णय लेते हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ कि जो ये शोक सभा, इन बड़े नेताओं की शोक सभा की जाती है, उनका एक बड़ा फायदा होता है कि किस प्रकार उनका जो जीवन था, उस जीवन में जो काम उन्होंने किया और जिन कामों के सहारे वो नाम ख्याति प्राप्त की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि शोक सभा के द्वारा जिन रास्तों पर वो चलते थे, जिन नीतियों पर वो चलते थे, जिन असूलों के ऊपर वो चलते थे, अगर हम उनको अपनाएं तो सही श्रद्धांजलि उनको ये होगी। मुझे बहुत दुख हुआ जिस रोज उनकी मृत्यु का समाचार सुना, क्योंकि लगभग 1 महीना पहले जब मैं उनसे मिला था तो ऐसा नहीं लगता था कि चंद दिनों बाद वो हमारे बीच में नहीं रहेंगे। उनमें वही बलबला था, वही जोश था, वही हौसला था। और 2 बजे के करीब जब ये मालूम हुआ कि रामचरण जी अब इस संसार में नहीं है, तो ऐसा लगा जैसे कोई अपने परिवार का एक व्यक्ति हमसे बिछुड़कर चला गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हम लोग जो यहाँ बैठे हैं या जो बाहर हैं, तो कितना ही कर सकते हैं कि भगवान से दुआ करें कि जो महान आत्मा आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी आत्मा को वहाँ शांति प्रदान हो और उनके कुटुंबियों को भगवान धैर्य दे। श्री दीवान द्वारका खोसला, प्रसिद्ध पत्रकार, जो हमारे
राजधानी के हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, श्री रामचंद्र जी को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करें। माननीय नेताओं, बुजुर्गों और भाइयों, मैं बड़े असमंजस में हूँ क्योंकि मुझे आमतौर पर ऐसे मौक़ों पर बोलना तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपने नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए मुझे हुक्म हुआ है, इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मुझसे पहले जो नेता बोले उनकी आवाज़ के साथ मैं भी अपनी आवाज़ बड़ी विनम्रतापूर्वक मिलाता हूँ। रामचरण जी को मैंने हमेशा एक ज़बरदस्त लड़ाकू और जुझारू नेता के रूप में देखा है। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। तो वैसे दिल्ली शहर के लोग बड़े शांति प्रिय होते हैं और ख़ास तौर पर उस इलाके के लोग जहाँ के रामचरण जी रहते थे बहुत ही शांति प्रिय होते हैं, लेकिन उनमें मैंने ये पाया कि उनमें जहाँ आंतरिक शांति थी, अंदर से पूरी तरह शांत रहते थे, लेकिन फिर भी एक लड़ाकूपन, एक हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात, एक अद्वितीय बात उनमें हमने देखी। बड़ी बात उनमें ये थी जो कि आम तौर पर नहीं पाई जाती कि उनके दिमाग में जो बात होती वही उनके दिल पे होती, वही उनकी ज़ुबान पे होती। नेताओं का तरीका तो ये होता है कि दिल में कुछ और बात और कई बार सामने देख के कुछ और बात कर देनी, लेकिन रामचरण जी इससे अलग थे। जो बात दिल में है वही ज़ुबान पर है। इसलिए कई बार लोग कह देते कि उनके बारे में कि बड़ा कड़वा बोलते हैं, लेकिन कड़वा बोलते हों, मीठा बोलते हों, एक बात सही है उनके बारे में कि वो असूलों पर कभी समझौता नहीं करते थे। वो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से बाहर भी रहे। बड़ा अजीब लगता है वैसे उनके लिए कहना कि कांग्रेस से बाहर रहे, क्योंकि कांग्रेस से बाहर चाहे वो रहे हों, लेकिन उनमें कांग्रेस हमेशा रही। तो बाहर रहे या अंदर रहे, पद पर रहे या पद से परे रहे, उन्होंने काम करना कभी नहीं छोड़ा। पद पर आए तो एक हथियार के साथ लड़े, हथियार लेकर। पद पर नहीं रहे तो बिना हथियार के लड़े, लेकिन लड़े हमेशा रामचरण अग्रवाल। ये उनकी एक ख़ास बात थी। और मैं यूँ कहूँ, अगर मुझे इजाज़त दें, कि अंतिम दम तक लड़े। बीमारी के दिनों में भी लड़े, बीमारी से पहले भी लड़े। और अपनी लड़ाई में ये उनकी एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात उनमें थी कि अपनी लड़ाई में वो दूसरों को समेट के साथ नहीं लाते थे। अगर उनकी कोई निजी लड़ाई होती तो अपने बलबूते पर, अपने दम पर, अपनी सामर्थ्य के साथ ही लड़ते थे। अपनी लड़ाई में उन्होंने दूसरों को समेटने की, दूसरों को लपेटने की कभी कोशिश नहीं की। मैं यही कह सकता हूँ। और जैसा कि हमारा दिल्ली का तरीका रहा है कि हमने हमेशा कृतज्ञता व्यक्त की, मैं चाहता हूँ कि रामचरण जी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका ये भी हो सकता है कि उनका कोई उपयुक्त स्मारक हम लोग स्थापित करें। स्मारक किस तरीके का हो, ये तो एक बहुत बाद में विवरण की बात है, लेकिन उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हम सबका बहुत बड़ा कर्तव्य है। आपने मुझे समय दिया मेहताब चंद जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ और अपने नेता के प्रति अपनी शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दिल्ली के वयोवृद्ध नेता, जाने पहचाने हमारे सबके दादा और श्री रामचंद्र जी से जिनका बहुत बड़ा एक नज़दीक का, या ये कहा जाए कि पारिवारिक सा और छोटे बड़े भाई का संबंध रहा है, और हर समय श्री रामचंद्र जी को जिनका स्नेह प्राप्त होता रहा, आदरणीय श्री राधा रमन जी श्री रामचंद्र जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। श्री राधा रमन जी। सभापति जी और अन्य मंच पर बैठे हुए नेतागण तथा साथियों, रामचरण जी के जीवन के विषय में मैं ऐसा मानता हूँ
कि उनकी एक अद्भुत विभूति थी। वैसे तो हमारे नगर में और देश में अनेक ऐसे नेता हुए हैं कि जिनकी चर्चा और जिनके जीवन काल के बारे में बहुत कुछ हम कह सकते हैं, और कह ही नहीं सकते बल्कि उसे हम अपने जीवन में ढाल सकते हैं। परंतु रामचरण जी के विषय में ये कहना मेरे लिए बहुत ही उपयुक्त है कि उनका जीवन एक अद्भुत था और वो बड़े निष्ठावान, देशभक्त और त्याग मूर्ति मैं कहता हूँ, वो ऐसे एक इंसान थे। नेहरू परिवार से उनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। दुनिया की कोई ताकत उन्हें उनके स्नेह से, उनके प्रति श्रद्धा से, उनके प्रति आदर से हटा नहीं सकती थी। और मैं आपको ये भी याद दिलाऊंगा कि जब एक बार उनको कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ना पड़ा और कांग्रेस ने उनकी वो आदर और सत्कार उनका नहीं किया कि उनको टिकट देकर जिताया जाता, तो उन्होंने ये कहा कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से ये कहा कि मैं आपसे इसकी आज्ञा मांगता। तो उन्होंने उनको सहर्ष आज्ञा भी दी और साथ में ये भी कहा कि इनके सामने किसी दूसरे कांग्रेसी को खड़े होना नहीं दिया जाए। वो जीते अपने मुखालिफ से और कॉरपोरेशन में गए। उनके जीवन काल के बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं कि जिनका वर्णन करने से हमें बड़ी हिम्मत और हौसला आता है, और हमें भी देशभक्ति के एक अच्छे एक मार्गदर्शन का मौका मिलता है। मैं उन सब की चर्चा करूं तो बहुत वक्त लगेगा। मैं अभी कह रहा था अपने सभापति से, ज़िला कांग्रेस कमेटी के, कि क्या ही अच्छा हो कि हम उनकी स्मृति में बजाय इसके कि आज की ये सभा रचकर और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर दें, उनके जीवन के संबंध में एक छोटा सा ग्रंथ तैयार करें, उनकी बहुत सी बातों को उसमें चर्चा किया जाए, और वो आने वाली संतति के लिए और आज के वर्तमान युग में हम लोगों को हिम्मत और हौसला दिलाने वाला। आशा है कि इस विषय में कुछ बातचीत होगी और आगे कदम बढ़ेगा। मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। उनकी निडरता का चर्चा आपने सुना, उनके सिद्धांतों पर अटल रहने का और निरंतर कांग्रेस के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति दिखाने का ये आपने चर्चा सुना, और कई आपके सामने ऐसी घटनाएं भी बताई गई कि जिनसे ये जाहिर हुआ कि रामचरण जी कोई साधारण कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि वो कांग्रेस के एक निष्ठावान, एक आत्मसमर्पण करने वाले, एक त्याग और तपस्या के जीवन से अपने आप को निखारने वाले कांग्रेस के भक्त थे, अनन्य भक्त थे। मुझे याद आता है कि कई बरस हुए जब उन्होंने मुझसे ये कहा, क्योंकि अभी आपके सामने जिक्र किया गया कि वो गरीब नवाज बहुत थे। हालांकि कभी उनको आपने धन धान्य से अधूरा नहीं पाया होगा, भगवान की कृपा उन पर रही। आसूदा हाल थे, अच्छे परिवार के थे, और उनके साथ उनका परिवार बहुत काफ़ी बड़ा और जाना माना था। लेकिन गरीबों के साथ उनका कुछ इस प्रकार का व्यवहार था कि जो हर एक आदमी को एक सबक देने वाला है। हम लोग सब कांग्रेस में रहते हुए ये कहते हैं कि गरीबी मिटनी चाहिए, गरीबों के साथ हमारी हमदर्दी होनी चाहिए, हरिजनों के साथ न्याय होना चाहिए, पिछड़े वर्ग के साथ न्याय होना चाहिए। जो पटड़ी पर सोता है या पटड़ी पर अपना रोजगार कमाता है या कटड़ों में रहता है, जिसकी हालत खस्ता है, इनकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए, ये सब हम कहते हैं। लेकिन कहने और करने में जो फर्क होता है, उसी लिहाज से मैं कहता हूँ रामचरण जी कहने में आगे और कहने में पीछे और करने में आगे रहते थे। एक सबसे बड़ी बात ये थी कि वो अपनी ज़बान से वो बात निकालते थे जो करना चाहते थे और करते थे और करके दिखाते थे। मुझे याद आया
कि एक दफ़े उन्होंने हमें बुलाया एक कटड़ों को दिखाने के लिए, और वहाँ जो अन्याय हो रहा था उस अन्याय को किसी तरह से काबू उस पर पाने के या उसको मिटाने के। हम वहाँ गए और मुखालिफ लोगों ने इस बात का तहैया कर लिया और बहुत से लोग इकट्ठे कर लिए। उनमें शायद शरीफ इंसान कम थे, लेकिन ऐसे इंसान जिनको लोग तो गुंडा कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, लेकिन वो ऐसे इंसान थे कि जो इंसानियत से बहुत दूर थे, उनको इकट्ठा कर लिया। रामचरण जी मुझे याद है, उनकी आपको शरीर को आप देखते तो ये तो रोगी, तो इन्होंने बताया, मन तो उनका, दिमाग उनका बहुत स्वस्थ रहता था, और शरीर जितना भी रहता था उस शरीर से वो उससे 10 गुना काम करते थे। तो उन्होंने उस सारे मजमूए को ये कहा कि कोई भी आ जाए मुकाबला करने के लिए, लेकिन जब तक मैं यहाँ जिंदा हूँ, जब तक मैं किसी आदमी को कोई अन्याय करने नहीं दूंगा और कोई गलत काम करने नहीं दूंगा। नतीजा उसका ये हुआ कि आध पाव घंटे से बड़ा काफ़ी झगड़ा रहा, और झगड़े में रामचरण जी कामयाब होकर चंद आदमियों के साथ निकले और उन लोगों को भागना पड़ा जो इस ख्याल से आए थे कि वो तकलीफ़ देना चाहते थे या ईज़ा देना चाहते थे। दूसरा मुझे उदाहरण याद आता है कि वो हमारे साथ मथुरा में इलेक्शन चुनाव के सिलसिले में जब यूपी का चुनाव हुआ, जब गए थे, चंद आदमी लेके गए थे